आलम शेख, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, मधुपुर कॉलेज मधुपुर। आज का यह व्याख्यान हमारे महाविद्यालय के हिंदी कोर सेमेस्टर 5 के विद्यार्थियों के लिए है। आज का टॉपिक है आलोचना का स्वरूप और विकास। हमने इससे पहले के व्याख्यान में आलोचना के स्वरूप और विकास पर चर्चा कर चुके हैं। यह व्याख्यान उसी का दूसरा भाग है। हम लोगों ने पहले भाग में आलोचना के स्वरूप और विकास की चर्चा करते हुए आलोचना के स्वरूप को हमने जाना और आलोचना के विकास क्रम में हमने भारतेंदु युगीन आलोचना और द्विवेदी युगीन आलोचना का अध्ययन किया। आज हम लोग शुरुआत अध्यापकीय आलोचना से करेंगे। जैसे कि नाम से ज्ञात हो रहा है कि अध्यापकीय आलोचना अध्यापक द्वारा की गई आलोचना होगी। अध्यापकीय आलोचना की शुरुआत भी द्विवेदी युग की ही देन है। विश्वविद्यालयों में कई शिक्षक अध्यापन के लिए आलोचनात्मक पुस्तकों की कमी को पूरा करने के लिए इस दिशा में अग्रसर हुए। इन अध्यापकों में बाबू श्याम सुंदर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान अग्रणी है। बाबू श्याम सुंदर दास ने एमए के पाठ्यक्रम के लिए साहित्यालोचन, रूपक रहस्य और भाषा रहस्य नामक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा। हिंदी आलोचना को आधुनिक और गंभीर साहित्यांग के रूप में विकसित करने का प्रयास करने वाला साहित्यालोचन संभवतः प्रथम ग्रंथ है। बाबू श्याम सुंदर दास शोधपरक आलोचना बाबू श्याम सुंदर दास की आलोचना शोधपरक आलोचना में विशिष्ट स्थान रखते हैं। अब हम लोग शुक्ल युग की आलोचना पर चर्चा करेंगे। हिंदी आलोचना को आलोचना शास्त्र के रूप में व्यवस्थित, गंभीर और समृद्ध करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। आचार्य शुक्ल ने सैद्धांतिक आलोचना को भारतीय साहित्य चिंतन परंपरा और पाश्चात्य साहित्य परंपरा के समन्वय से समृद्ध किया। उनकी आलोचनात्मक दृष्टि भारतेंदु युग की उसी सामाजिक नैतिक चेतना से रूपाकार ग्रहण करती है जिसका विकास रीतिवाद विरोधी अभियान के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी में दिखाई पड़ता है। आचार्य शुक्ल ने निजी पसंद नापसंद पर आधारित आलोचना को खारिज करके साहित्य के वस्तुवादी दृष्टिकोण का विकास किया। उन्होंने साहित्य आलोचना और इतिहास के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास और चिंतामणि के निबंधों के साथ ही सूरदास, जायसी और तुलसीदास के काव्य के व्यवस्थित मूल्यांकन की प्रक्रिया में कुछ बीज शब्द गढ़े जो आलोचनात्मक प्रतिमान के रूप में स्थापित हुए। कवि की अंतर्वृत्ति का सूक्ष्म वैच्छेद, हृदय की मुक्तावस्था, आनंद की साधनावस्था, आनंद की सिद्धावस्था, लोक सामान्य, साधारणीकरण, लोक मंगल आदि प्रतिमानों की स्थापना साहित्यिक समीक्षाओं के आधार पर वे करते हैं। इसलिए उनकी सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना में संगति है। वे सूरदास को आनंद की सिद्धावस्था का कवि मानते हैं और तुलसीदास को साधना अवस्था को और जायसी के काव्य में प्रेम के पीर की व्यंजना को महत्व देते हैं। शुक्ल जी छायावाद के आध्यात्मिक रहस्यवाद को काव्य के क्षेत्र के बाहर की चीज समझते हैं। आचार्य शुक्ल ने
उपन्यासों और कहानियों पर विचार करते हुए लेखकों से व्यापक सामाजिक राष्ट्रीय जीवन के चित्रण करने का आग्रह करते हैं। उन्होंने सहवर्ती आलोचकों में उनके सहवर्ती आलोचकों में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कृष्ण शंकर शुक्ल, बाबू गुलाब राय, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, आचार्य चंद्रबली पांडे और राम दहिन मिश्र प्रमुख हैं, जो अपनी अपनी तरह से शुक्ल जी की आलोचनात्मक दृष्टि का विस्तार कर रहे थे। अब हम लोग शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना पर चर्चा करेंगे। आचार्य शुक्ल हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष थे, लेकिन शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना का विकास शुक्ल जी की मान्यताओं के साथ टकराहट के साथ शुरू हुआ। टकराहट का प्रमुख कारण था और टकराने वालों में छायावाद के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख रखने वाले रचनाकार और समीक्षक थे। शुक्ल जी के समकालीन कवियों में प्रसाद, पंत और निराला प्रमुख थे, जिन्होंने छायावादी काव्य रचना के साथ ही छायावाद के संदर्भ में शुक्ल जी की मान्यताओं और प्राचीन शास्त्रवादी साहित्य मूल्यों का प्रतिवाद करते हुए छायावादी काव्य रचना को समझने के लिए एक दृष्टि प्रदान की। पंत के पल्लव को छायावादी आलोचना के नए प्रतिमानों का पहला घोषणा पत्र कहा जाता है। इन कवि आलोचकों ने छायावादी साहित्य की काव्य भाषा, यथार्थ निरूपण, अर्थ मीमांसा, छंद मुक्ति, शिल्पबोध आदि के एक नए साहित्य शास्त्र द्वारा काव्य बोध कराने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पंत का काव्य भाषा विश्लेषण, निराला का छंद संबंधी विचार और महादेवी के गीत विधा विवेचन का हिंदी आलोचना में महत्वपूर्ण स्थान है। यही नहीं, निराला ने हिंदी आलोचना में पहली बार कविता के अवयव सिद्धांत की व्याख्या की और प्रसाद ने हिंदी आलोचना को दार्शनिक धरातल प्रदान किया। हिंदी आलोचना को जो प्रौढ़ता और सुव्यवस्था आचार्य शुक्ल ने प्रदान किया था, उसे आगे ले जाने का चुनौतीपूर्ण कार्य नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र की महान त्रयी ने किया। ये तीनों अलग अलग विषयों पर शुक्ल जी से टकराए भी। नंद दुलारे वाजपेयी का शुक्ल जी से मतभेद केवल छायावादी काव्य को लेकर था और उनका हिंदी आलोचना में सबसे महान योगदान छायावाद को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की साहित्यिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना था। और उन्होंने सिद्ध किया कि छायावाद की मूल प्रेरणा धार्मिक ना होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। वाजपेयी जी काव्य सौष्ठव को सर्वोपरि महत्व दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का शुक्ल जी से मतभेद इतिहास बोध को लेकर था। उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य को एक समवेत भारतीय चिंता के स्वाभाविक विकास के रूप में समझने का प्रयास और प्रस्ताव किया। काव्य रूढ़ियों और काव्य प्रसिद्धियों के माध्यम से काव्य के अध्ययन का प्रस्ताव भी हिंदी आलोचना की एक महत्वपूर्ण देन है। इस आधार पर ही द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विचार किया। साहित्य और जन जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से मानवतावादी था और शुक्ल जी के
लोक मंगलवाद से काफी दूर तक मेल खाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने फ्राइडीय प्रभाव के तहत मनोविश्लेषणात्मक व्याख्याएं की और शास्त्र विवेचन करते हुए भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के समानांतर सिद्धांतों की तुलना कर दोनों के बीच समान तत्वों की खोज की। शुक्लोत्तर आलोचकों में डॉक्टर देवराज का स्वर कुछ अलग था। उन्होंने शुक्ल जी के सूत्रों और कुछ नए प्रवृत्तियों के आधार पर छायावाद की दुर्बलताओं को सोदाहरण व्याख्या करते हुए छायावाद के पतन की घोषणा कर दी और सांस्कृतिक बोध को साहित्य के प्रतिमान के रूप में स्थापित किया। शुक्लोत्तर आलोचना में अज्ञेय का भी अहम योगदान है। उनकी भूमिकाओं कवि दृष्टि, निबंध में त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन और समग्र विवेचन में संवत्सर में साहित्य ही नहीं रचनात्मकता और संप्रेषण मात्र की विविध समस्याओं का गहरा और सुलझा हुआ विश्लेषण हुआ है। इसके बाद हम लोग प्रगतिवादी आलोचना पर चर्चा करेंगे। शुक्लोत्तर युग में हिंदी आलोचना का विकास अनेक दिशाओं में हुआ। इनमें प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी, दार्शनिक और शैली वैज्ञानिक आलोचनाएं प्रवृत्तियां प्रमुख हैं। प्रगतिवादी आलोचना का आधार मार्क्सवादी आलोचना थी। शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, रांगे राघव और नामवर सिंह प्रमुख प्रगतिवादी आलोचक रहे हैं। रामविलास शर्मा ने हिंदी साहित्य को वैचारिक कठमूल्यपन से बाहर निकाला और मार्क्सवादी दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य की पुनर्व्याख्या की। आदि काव्य से लेकर समकालीन साहित्य हिंदी की ठेठ जातीय परंपरा को स्थापित किया, जिसका प्रतिनिधि उन्होंने भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और निराला को माना। लेकिन उन्होंने कोई नया सिद्धांत विवेचन नहीं किया। अपने समकालीन मार्क्सवादी आलोचकों के आचार्य शुक्ल विरोधी दृष्टिकोण का प्रतिवाद करते हुए उन्होंने शुक्ल जी की विरासत और लोकवादी परंपरा का विकास किया और कहा कि आचार्य शुक्ल ने आलोचना के माध्यम से उसी सामंती संस्कृति का विरोध किया जिसका उपन्यास और कविता के माध्यम से प्रेमचंद और निराला ने। शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त और रांगे राघव ने मूलतः मार्क्सवादी सिद्धांतों का पक्षपोषण किया और उसे व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया। मुक्तिबोध ने साहित्य के अध्ययन को अंततः मानव सत्ता के अध्ययन के रूप में स्वीकृति और रचना प्रक्रिया के विश्लेषण पर जोर देते हुए कामायनी का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। नामवर सिंह के यहाँ मार्क्सवादी आलोचना का रचनात्मक और परिष्कृत रूप सामने आया है। नामवर सिंह से छायावादी काव्य के उपनिवेश विरोधी और रूढ़िवाद विरोधी चरित्र का उद्घाटन किया और काव्य के नए प्रतिमानों का प्रश्न कविता के नए प्रतिमान में उठाया, जिस पर पश्चिम के रूपवादी आलोचना का गहरा प्रभाव है। मुक्तिबोध की रचनाओं पर गंभीर विवेचन भी सबसे पहले इसी पुस्तक में किया गया। नामवर सिंह के बाद विशंभरनाथ उपाध्याय, रमेश कुंतल मेघ, शिव कुमार मिश्र,
और मैनेजर पांडे ने मार्क्सवादी सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में कुछ साफ सुथरी व्यवहारिक आलोचना के विकास में अहम योगदान दिया। इसके बाद हम नई समीक्षा पर चर्चा करेंगे। इसे प्रगतिवादी आलोचना के समानांतर आलोचकों का एक समूह परिमल से जुड़ा हुआ था, जिसका मुख्य केंद्र इलाहाबाद था। इस समूह के आलोचकों में धर्मवीर भारती, डॉक्टर रघुवंश, विजय देव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त प्रमुख थे। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या में आचार्य शुक्ल के आलोचनात्मक प्रतिमानों और सूत्रों को ही नवीन भाषिक संवेदना और रचनाशीलता के संदर्भ में स्थापित करते हैं। 50 के बाद हिंदी आलोचना पश्चिम मुखता से भी प्रभावित हुई। इसके बावजूद इनसे अपने जातीय स्वरूप का आकर्षण बना रहा और अपने मूल की ओर लौटने की पुरजोर कवायद की, जिसका असर नई कविता के, काव्य भाषा के विकास में देखा जा सकता है। ये रही अभी तक के लिए आपके 50 के दशक तक का आलोचना का विकास। आज के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में हम 50 के बाद जो भी आलोचना के विकास क्रम में जो भी प्रगतियां हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।